हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपी अड्डा के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग मेडी असिस्ट के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि लिस्टिंग डे के दिन हमें कैसे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो स्ट्रेटजी के बारे में तो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर ले। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट के बारे में। तो देखिए इसका जो अलॉटमेंट है वो पहले ही लिंक्डइन नाम की वेबसाइट पे आ चुका है। तो आई होप आप सबने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया होगा, और अगर अभी तक आप अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहाँ से चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई किया था और किसको किसको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं अब अगर हम इसके लिस्टिंग डेट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो लिस्टिंग डेट पहले 22 जनवरी को रखा गया था, पर 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठान को लेकर पूरे देश में छुट्टी है, यानी 22 तारीख को शेयर मार्केट भी बंद रहेगा। तो इसका जो लिस्टिंग है वो हमें 23 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। वहीं अब अगर हम इसके कोटा और सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया है, यानी देखा जाए तो रिटेल को इसमें अच्छा खासा कोटा दिया गया था। अगर इस हिसाब से अगर इसका हम सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो क्यूआईबी की तरफ से लगभग 40 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। वहीं एनआईआई की तरफ से लगभग 14 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था, और रिटेल की तरफ से लगभग 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। देखा जाए तो रिटेल की तरफ से काफी कम सब्सक्राइब किया गया था। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस आईपीओ को जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है वो लगभग 16 गुना के आसपास मिला हुआ है, यानी इसको तो हम उतना अच्छा नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन एवरेज ठीक ठाक है। तो चलिए अब हम लोग इसके जीएमपी के बारे में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अगर हम इसके प्राइस पॉइंट पर नज़र डालते हैं तो इसका जो प्राइस पॉइंट है वो 397 रुपये से लेकर 418 रुपये के बीच में रखा गया है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में इसका काफ़ी कम जीएमपी चल रहा है। मार्केट में इसका डिमांड अभी 8 से 10% का चल रहा है, यानी अगर 10% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पर हमें 41 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, 35 शेयर का लॉट है। उस हिसाब से देखा जाए तो 1450 के आसपास हमें प्रॉफिट मिल सकता है पर लॉट पे, यानी देखा जाए तो मार्केट में इसका काफ़ी कम डिमांड चल रहा है। और 8 से 10% के जीएमपी पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अगर 8 से 10% के हिसाब से देखते हैं तो ये लगभग 450 रुपये से लेकर 460 रुपये के बीच में कहीं भी लिस्ट हो सकता है। तो ये तो हो गई इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो चलिए अब हम लोग इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन हमें कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है और वो इसे लिस्टिंग डे के दिन लेना चाहते हैं, और लिस्टिंग डे के दिन लेके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहने वाली है। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कुछ हम स्ट्रेंथ एंड कुछ वीकनेस देखने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले वीकनेस की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादातर 3 इंश्योरेंस कंपनी पर ही डिपेंड है। अगर एक भी इंश्योरेंस कंपनी इस कंपनी का साथ छोड़ देती है तो इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के बिजनेस पे देखने को मिल सकता है। और वहीं इस कंपनी का काम बस हॉस्पिटल इंडस्ट्री तक ही सीमित है, और आगे चल के यहाँ पर कुछ और टेक्नोलॉजी अगर डेवलपमेंट होता है जिससे कि बीच में इस कंपनी का काम ना पड़े और हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी खुद मिलकर मैनेज कर ले, तो उस केस में भी इस कंपनी पे असर पड़ सकता है। वहीं कंपनी का कैश फ्लो भी निगेटिव में है। पर वहीं अगर कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी का कारोबार जो है पूरे भारत में फैला हुआ है, और साथ ही साथ जो भारतीय विदेश में रहते हैं कंपनी इंश्योरेंस क्लेम का सुविधा उनको विदेश में ही मुहैया कराती है। वहीं ये कंपनी लगातार दूसरे छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है ताकि इसकी मार्केट में जो पोजीशन हो वो अच्छी बनी रहे। और वहीं ये कंपनी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए काम करती है, यानी जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, और उनका जो हेल्थ बेनिफिट का जो इंश्योरेंस होता है ये कंपनी भी उसको मैनेज करती है। वहीं ये कंपनी लगातार अपनी प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है और कंपनी पे अभी तक कोई भी उधारी नहीं है। ये कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल इसमें हमें कैसा व्यू बनाना चाहिए लॉन्ग टर्म को लेके, तो देखिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आपको लंबी व्यू के साथ इसमें जाना चाहिए। मैक्सिमम 2 से 3 साल के लिए आप इसमें जा सकते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो क्या करे, वो इसे सेल करे या होल्ड करे। तो देखिए अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है और आप बस लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे तो हाँ, आप लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। अभी एक नोवा का आईपीओ आ रहा है, उसका अभी अच्छा जीएमपी चल रहा है, तो आप चाहे तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे अपना पैसा लेके निकल सकते हैं, अपनी लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है या आपके पास अच्छा खासा कैपिटल पड़ा हुआ है तो आप इस पर रिस्क ले सकते हैं या आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुझे तो ये कंपनी ठीक लग रही है, लेकिन हाँ फिर भी इसमें शुरू में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए
इसीलिए आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए और हाफी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करके छोड़िए। तो कुछ ऐसी मेरी स्ट्रेटजी है इस IPO को लेके। आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस IPO को लेके, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।